तो बोले इसको हम गांधी हाउस में रखवा देते हैं। तो वो जो है चिट्ठी यहाँ से भेजी गई है। हमें उम्मीद नहीं है कि योगी जी का टाइम मिलेगा, लेकिन उसके अगले दिन हरदोई में अनिल मिश्रा जी गए थे। वहां शानदार कार्यक्रम हुआ। 80 जानवर थे, 21 जानवरों को रस्सी बांधी गई और सैकड़ों गांव वाले। और जब वहां से निकले तो वहां भी एसडीएम संडीला और सीओ संडीला आ गए और एक तो मुकदमा दर्ज हुआ भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ, जिसने कि हमारे दलित साथियों को पीटा था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा लगी और बीडीओ ने 2 डाला भेजे थे और 2-2 जानवर करके वहां जा रहे थे डाले पे चढ़ के, और अंधेरा हो गया। एसडीएम भी खड़ा था। हमने कहा था जब तक सारे जानवर जाएंगे नहीं तब तक एसडीएम साहब आज इस गांव से जाएंगे नहीं। आप एसडीएम को घेरा और उसके बाद जो है एसडीएम जो है गांव से निकलना चाहता था। हमने बोला चल के खेत देखिए जो गाय चर गए। और अनिल जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया उस दिन कि जो गांव खेत चर रहे हैं इसकी आप कल राजस्व वसूली जब आप नोटिस भेजेंगे तो उसी किसान को आप पकड़ के ले जाएंगे तहसील में बंद करने, जब वो राजस्व नहीं दे पाएगा और खेत तो उसका सारा जानवर चर गए। तो एसडीएम बोला नहीं मैं नोटिस नहीं भेजूंगा। हमने कहा लेकिन हिरासत में तो आप बंद करेंगे किसान को। और देखिए ये भी कितना अजीब नियम है कि किसान अगर राजस्व न दे पाए, उससे अधिकारी वसूली न कर पाए तो उसको ये पकड़ के बंद कर देते हैं। हमारे राम भरोसे जी हैं, वो तो जेल में 14 दिन रहे हरदोई में, क्योंकि वो जो बैंक से ऋण लिए थे वापस नहीं कर पा रहे थे। और अगर विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, करोड़ों रुपया बैंक से लेके उसको जो है सरकार ने एक तरीका निकाला है उसको माफ करने का। उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अंग्रेजी में एनपीए। उसको कह देते हैं कि अब ये जो है ये दे नहीं पाएंगे कर्जा, इनका माफ कर दो। तो करोड़ों रुपया पूंजीपति का माफ कर देते हैं या वो पैसा लेके भाग जाता है विदेश में। और किसान बेचारा जब नहीं दे पाता है और जब उसको डर होता है कि अब हमें पकड़ के बंद किया जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेता है। इस देश में संख्या तो ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन 3 से 5 लाख किसान जो है ये आत्महत्या कर चुका है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये रही कि उन्नाव में जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसके परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी ने एक आदेश निकाला है। आदेश मैं पढ़ के सुना दूंगा, ताकि ये मैं एक कारण से पढ़ रहा हूँ। एलआईयू वाला है कि गया? अच्छा, तो उसको जरा ये बात बताइएगा। ये आदेश में ये लिखा है, ये आदेश मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी का आदेश है। मुख्य विकास अधिकारी के लिए, अपर जिलाधिकारी के लिए, वित्त एवं राजस्व, पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जनपद उन्नाव, ये सब उन्नाव के सारे अधिकारियों को ये आदेश गया। आदेश क्या कह रहा है? जनपद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्ग तथा उन्नाव शहर सहित सभी कस्बों व गांवों में काफी संख्या में निराश्रित व बेसहारा गोवंश से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। निराश्रित और बेसहारा गोवंश को पकड़े जाने तथा उन्हें स्थायी अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में रखे जाने के संबंध में आपको पूर्व में कई बार निर्देशित किया जा चुका है, किंतु इस संबंध में आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये स्थिति नितांत आपत्तिजनक है, ये जिलाधिकारी लिख रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त निराश्रित और बेसहारा गोवंश को पकड़ने हेतु एक विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा पकड़े गए सभी निराश्रित और बेसहारा गोवंशों को अपने क्षेत्रांतर्गत स्थित स्थायी अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में रखवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में निराश्रित व बेसहारा गोवंश सड़कों पे न दिखाई पड़े, जिलाधिकारी कह रहा है। अन्यथा संबंधित खंड विकास अधिकारी
अधिशासी अधिकारी व पशु चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे। बीडीओ और जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, ठीक है, ये जिलाधिकारी कह रहा है कि उनको दंड दिया जाएगा अगर जानवर दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ जो LIU वाला आया था उससे मैं पूछना चाहूंगा कि ये आदेश है जिलाधिकारी का, तो तुम इसके बारे में कोई रिपोर्ट भेजते हो ऊपर कि गाय घूम रही है खुली है? कोई रिपोर्ट नहीं। इस मीटिंग की रिपोर्ट भेजने के लिए आए हैं वो, और जो गाय जो घूम रही है, सड़क पे घूम रही है, खेत में घूम रही है, लोगों का खेत खा जा रही है, उसकी रिपोर्ट भेजना इनका काम नहीं है क्या? ये रिपोर्ट इनको भेजनी चाहिए ना कि गांव वाले परेशान हैं, खेत का खेत खा जाएगा है। तो अगली बार जब मिले तो इनको घेरिए और इनको पूछिए आप क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं इस बारे में। आपने कोई रिपोर्ट भेजी है अभी तक? अगर भेजी है तो दिखाइए आप और घेर लीजिए और कहिए कि पहले तुम ये रिपोर्ट भेजो इसको ऊपर, ठीक है? और उसको घेर के और किसी गांव में जहां जानवर हो खुले, उसको बोलिए कि यहाँ की रिपोर्ट अभी हमारे सामने तुम भेजो, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए इनका जो काम है ये काम नहीं करते हैं। अब ये आए हैं यहाँ पे किसान पंचायत की रिपोर्ट भेजने। अरे भाई तुम क्या रिपोर्ट भेजोगे? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन में छोटी सी पंचायत हो रही है, इसमें क्या होने वाला है जो आप इसकी रिपोर्ट भेजने आए हैं? सब बात सबको मालूम है, खुल के बात हो रही है। तो ये जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह पाते हैं सरकार से, अपना काम नहीं करते हैं। अगर ये रिपोर्ट यहां से जाने लगे LIU की कि गांव में खेत के खेत ये जो खुले पशु हैं ये खा जा रहे हैं, तुरंत कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनको ये रिपोर्ट नहीं भेजेंगे कि लोग जो है जानवरों से परेशान हैं, ये अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये जितने LIU वाले हैं सबको पकड़ पकड़ के इनसे रिपोर्ट भिजवाइए कि फला गांव में इतने जानवर हैं, फला गांव में इतने जानवर हैं और इनसे किसान परेशान है, इतना खेत साफ हो गया है, और ये जो आदेश है इसके संबंध में इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी वहां का BDO है, जो भी वहां का पशु चिकित्सा अधिकारी, ठीक है? तो ये अपने जो हम लोग का आंदोलन चल ही रहा है पशु को लेके, उसमें एक और ये कार्रवाई का मुद्दा आज मेरे दिमाग में आया इस LIU वाले को देख के कि रिपोर्ट तो इसको ये भेजनी चाहिए। तो मैं बस, बाकी बातें बहुत विस्तार से हुई हैं कानून के बारे में, जो है गौरव भाई ने भी रखा और इन्होंने भी रखा, दिनकर भाई ने तो बहुत अच्छे से रखा। मैं एक अन्य बात करना चाहूँगा जो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हो, और हमें लगता है कि आज बहुत सही मौका है करने का, क्योंकि ये सभा मंदिर में हो रही है। तो मैं अनिल जी से बहुत दिन से, पहले तो मैं इनसे कह रहा था किसान पंचायत कराइए, हालांकि ये बात जरूर है, इतना मानना पड़ेगा कि ये जब भी इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि सबसे पहला किसानों के समर्थन में और किसान कानूनों के विरोध में जो सबसे पहली 3 प्रतियां जलाई गई थी वो इसी मंदिर पे जलाई गई। जनवरी की बात है ना? हाँ, जनवरी की बात है ना? वो हम लोगों का पहला कार्यक्रम था, हमारे संगठन का पहला कार्यक्रम था। दूसरे संगठनों ने किया हो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे संगठन का पहला कार्यक्रम जिसमें 3 कानून की प्रतियां जलाई गई वो यहाँ पे हुआ था, और यहाँ के बाद ही दूसरी जगह जलाई गई। फिर कानपुर में भी जलाई गई, KM भाई के यहाँ, सीतापुर में जलाई गई सिधौली तहसील पे, और लखनऊ में भी जलाई गई शहीद स्मारक पे शोएब साहब के उपस्थिति में। तो वो कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके बाद 3 पंचायतें हो चुकी सोशलिस्ट किसान सभा की, ये चौथी पंचायत हो रही है। पहली पंचायत यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी सोशलिस्ट किसान सभा का अध्यक्ष उन्नाव से अनिल मिश्रा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चौथे नंबर पे पंचायत यहाँ हो रही है। लेकिन एक काम आप, जो इनको मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, आप लोग दिल्ली गए कुछ लोग, बहुत खुशी की बात है, और लोग जा सकते हैं, जाइए।
लेकिन हमें मालूम है कि बहुत दिन के लिए जाना संभव नहीं होता है दिल्ली। ठीक है, फिर क्या करें, क्योंकि इस तरह की मीटिंग तो भाई 2-3 महीने में एक बार होती है, बहुत जल्दी जल्दी हम मीटिंग में नहीं कर सकते। मैंने इनसे कहा था कि आसीवन चौराहे पे आप एक लगातार वाला धरना चला दीजिए। ठीक है, आपको याद है 1 साल पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जगह जगह मुसलमान औरतें बैठ गई थी धरना करने, अपने अपने मोहल्ले में बैठ गई थी धरना करने। तो उनसे सीख लीजिए और जहां हो सके वहां धरना शुरू कर दीजिए किसान विरोधी कानून के खिलाफ। किसान विरोधी कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार ने, उसको वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में अगर कहीं धरना हो सके वो होना चाहिए। और अगर आप कुछ न कर सके तो मैंने इनसे कहा था कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी सबसे बड़ी ताकत है लंगर सेवा। अगर वहां लंगर नहीं चल रहा होता तो किसान इतना लंबा नहीं टिक पाते। जो लोग वहां गए हैं उनको मालूम है कि वहां खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, ओढ़ने बिछाने के लिए चाहिए उसकी व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था थी जाड़े के समय में, मंजन, साबुन, तेल, ब्रश, कुछ भी चाहिए, मतलब पूरी समाजवादी व्यवस्था है। मतलब सोशलिस्ट पार्टी की कभी सरकार बनेगी, हाँ, तो सोशलिस्ट पार्टी की कभी सरकार बनेगी तो हम लोग यही चाहते हैं कि इंसान की जो जरूरी चीजें हैं, अपनी जो मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सहज रूप से सब पूरी होनी चाहिए। भाई पानी कोई खरीदने की चीज है, ये तो दिनकर भाई ने बोतल मंगा ली, नहीं तो हम लोग पानी खरीदते नहीं है। पानी सबको नल से मुफ्त मिलना चाहिए, साफ पानी पीने वाला। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जानी चाहिए कि पानी बिकने लगे। खाना है, पानी है, कपड़ा है, मकान है, पढ़ाई है, इलाज है, कम से कम इतनी चीज मुफ्त होनी चाहिए। इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। और यही सोशलिस्ट विचार है, जो हम लोगों की पार्टी का नाम है। सोशलिस्ट विचार यही है कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सबको समान रूप से उपलब्ध, उसमें कोई गरीबी अमीरी का फर्क नहीं होना चाहिए कि अमीर पैसे से अच्छा खा ले, अच्छे घर में रहे, और गरीब जो है टूटी झोपड़ी में रहे और उसके घर में खाने को ना। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। इस लड़ाई में आपको मालूम है कि ज्यादातर सरदार शामिल है। ठीक, सरदार शामिल है। ये लंगर की व्यवस्था सरदारों की है। आपको मालूम है कि आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको बिना आपका जाति धर्म पूछे खाना खिलाया जाएगा, सम्मान के साथ, भीख के साथ नहीं, भीख की तरह नहीं। मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो भीख मांगनी पड़ेगी बाहर, तो वो जो अंदर से निकलेगा मंदिर से या मस्जिद से, अगर वो चाहेगा तो आपको भीख दे देगा। ठीक, लेकिन गुरुद्वारे में भीख नहीं। गुरुद्वारे के बाहर आपको कोई भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा। जिसको खाना चाहिए अंदर जाओ, सम्मान के साथ बैठो, ना तो आपकी जाति पूछी जाएगी ना आपका धर्म पूछा जाएगा, बस सिर पे कहते हैं, सिर पे एक रुमाल लगा लो, ठीक है, और आपको खाना खिलाया जाएगा सम्मान के साथ। अभी दिल्ली में क्या हुआ, एक मुसलमान लड़का एक मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर एक नल लगा था, वहां पानी पी लिया और वहां के पुजारियों ने उसकी पिटाई कर दी। ठीक, अब आप बताओ ये धार्मिक काम है कि एक आदमी पानी पीने आ रहा है और सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए आप आपकी उसकी पिटाई कर रहे हैं। और सिख धर्म क्या कर रहा है, वो आपसे आपका जाति धर्म पूछता है। आप सिख धर्म ना मानो, मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता, फिर भी हमें कोई मना नहीं करता वहां जाने से कि भाई आप मत बैठो, आप तो भगवान को मानते ही नहीं हो, आपको हम खाना नहीं देंगे, लेकिन हम भी जाके खाते हैं वहां। तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये चल रहा है सरदारों की ताकत पे और लंगर की ताकत पे, और ये काम हर एक धर्म में होना चाहिए। ये बात मैं अनिल जी से बहुत दिनों से कह रहा हूं कि एक मंदिर चुनिए अपने इलाके में शुरुआत के लिए और वहां लंगर शुरू कीजिए। लेकिन लंगर के लिए अनाज चाहिए होगा, ये पूछते हैं कहां से आएगा,
तो हमने कहा जैसे पंजाब में होता है, गुरुद्वारे के आसपास जो किसान हैं वो देते हैं चंदा, लेकिन पंजाब का किसान क्यों दे पाता है? क्योंकि पंजाब के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। 1868 रुपए धान का वो लेता है, लड़के लेता है। आप नहीं ले पाते हैं लड़के, आप 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में, 1100 में बेच देते हैं। तो ये दोनों काम साथ होने पड़ेंगे। जब आप लड़के अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य ले लेंगे तो आप भी पंजाब के किसान की तरह अमीर हो जाएंगे, और हर एक मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में भी लंगर चलने लगेगा अगर बाकी देश का किसान भी पंजाब के किसान की तरह संपन्न हो जाए। ठीक है? तो एक लड़ाई आपको लड़नी है न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल करने की। अब आप लोग तय कर लीजिए कि कम से कम सोशलिस्ट पार्टी से जो जुड़े किसान हैं वो कोई भी 1868 रुपए से कम में अपना धान नहीं बेचेंगे, और धरना देके बैठ जाइए खरीद केंद्र के बाहर। एक बार हम और अनिल जी ने धरना दिया था लखनऊ में, तो इनका धान खरीदा गया था, लेकिन सिर्फ ये धरने पे बैठे थे इसलिए इन्हीं का खरीदा गया। हम लोग 12 केंद्र खोले गए थे। तो अगर आप धरने पे बैठेंगे तो केंद्र खुलेंगे और आपको भी 1868 रुपए मिल जाएगा। ठीक? तो लड़के अपना 1868 रुपये का अधिकार लीजिए, और जब कमाई होने लगे तो हर एक मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में भी गुरुद्वारे की तरह लंगर चलाइए। तो इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह ने बताया था अपने 9वें साल में प्रधानमंत्री होते हुए कि भारत में आधे बच्चे कुपोषण का शिकार है। आधे बच्चे अपने समाज में ऐसे हैं, और ज्यादातर दलित तबके के, जिनको इतना खाना नहीं मिलता कि उनका शरीर का, उनके दिमाग का ठीक विकास हो सके। और जब आप बताइए, जब उसका दिमाग ठीक से नहीं विकसित होगा तो वो पढ़ पाएगा क्या? और इसलिए हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा बच्चे कक्षा 8 के पहले स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ देते हैं वो, उनको पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती है। तो जब बच्चा खाएगा नहीं, जब उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे? ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा खाना नहीं तो अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं तो अच्छा विकास नहीं। फिर ऐसे ही रहेंगे, गरीबी में लोग जिएंगे, और सरकार तो चाहती है लोग गरीबी में जिए, क्योंकि जब आप गरीबी में जिएंगे तब आप उनके पास जाएंगे मांगने के लिए, और नेता अधिकारी यही तो चाहते हैं कि आप उनके दरवाजे पे मांगने के लिए खड़े रहें। मैंने अपना सामाजिक काम बलिया से शुरू किया था, और मुझे इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रशेखर जी, उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। और जब वो आते थे कहीं पे तो लंबी लाइन लगती थी नौजवानों की। कोई पुलिस में नौकरी चाह रहा है, कोई सेना में नौकरी चाह रहा है, और वो एक एक का एप्लीकेशन अपने हाथ से लेते थे। मैंने एक दिन पूछा उनसे कि भाई आप तो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आप ये काम अपने आप क्यों करते हैं? आपका तो कोई सहायक ये काम कर सकता है, ये जो एप्लीकेशन लोग लेके आते हैं नौकरी वाला। तो मुझसे बोलते हैं कि अरे ये काम मैं नहीं करूंगा तो मैं यहाँ चुनाव कैसे जीतूंगा? मतलब नेता भी चाहता है कि लोग उसके सामने लाइन लगाए मांगने के लिए। ठीक है? तो ये देश के नेता, इस देश के राजनीतिक दल, अभी दिनकर जी मुझे बता रहे हैं कि जिन 3 कानूनों का जिक्र कर रहे थे, आज सुबह की अखबार की खबर है कि कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून, भंडारण की सीमा हटाई जा रही। जरा सा इसको सुनिएगा अनिल जी, सब लोगों का ध्यान उधर चला गया। नहीं तो वो अभी दे दीजिएगा, बहुत जरूरी बात मैं कर रहा हूं, एक मिनट सुनिए इसको। आज की खबर है, ताजा सुन लीजिए क्या नाटक होता है इस देश में। कानून बनाया भाजपा ने, विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। ठीक है? कांग्रेस कह रही है हम तीनों कानून वापस ले लेंगे, लेकिन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं, कानून सही है, बनाने का तरीका गलत है। आज एक संसदीय समिति ने कल ये तय कर दिया है संसद के अंदर कि 3 में से जो एक कानून है जो भंडारण की सीमा हटा रहा है,
मतलब अब काला बाजारी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ठीक, अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये काला बाजारी कर रहे हैं, क्योंकि अब काला बाजारी नाम की चीज खत्म हो गई। मोदी जी का भ्रष्टाचार खत्म करने का यही तरीका है कि भ्रष्टाचार को वैध बना दो। ठीक है, तो वो कानून को लागू किया जाए, ऐसा एक संसदीय समिति ने तय कर दिया है कल, जिसकी खबर आज अखबार में आई है, जिसमें भाजपा के लोग तो हैं ही, लेकिन उसमें कांग्रेस के भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी हैं और दूसरे विपक्षी दलों के लोग। तो दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन संसद में सब मिलके चाहते हैं यही कानून लागू हो, क्योंकि हकीकत यह है कि नई आर्थिक नीतियां लागू हुई थी नरसिम्हा राव के समय में, और तब से लेके हर एक सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, यह बात जरूर मैं कहूंगा, कांग्रेस भाजपा का फर्क ये जरूर जान लीजिए अनिल जी, कि जो काम कांग्रेस करती है, भाजपा उसी गड़बड़ी को बढ़ा चढ़ा के दुगना, तीन गुना, कई गुना बढ़ा के करती है। जैसे ये जो पानी कोका कोला पेप्सी वाला जो मामला है, इसको एक बार इस देश से निकाला गया जब जनता पार्टी की सरकार थी। जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे, कोका कोला को देश के बाहर किया गया था। शोएब साहब उस समय उस आंदोलन में थे, जेल गए थे इमरजेंसी में। उसके बाद कोका कोला को बाहर किया गया देश के। वापस कब आई है? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस देश में हमारा पानी हमको बेचने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन दोनों कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी, और मोदी जी ने तो कहा कि अब तो रक्षा क्षेत्र भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दो। मतलब अब हम हथियार भी अब अंबानी जी से बनवा लेंगे। अब सरकारी कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं। तो ये जो है उस काम को और बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन आज ये बात साफ हो गई है कि सारी पार्टियां इसके पक्ष में हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि कल अगर हमारी सरकार बनेगी तो पैसा तो हमें भी अडानी अंबानी से ही लेना है। ठीक है भाई, सोशलिस्ट पार्टी तो है नहीं जो जनता से चंदा लेके अपना काम करती है। ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये तो सब पैसा लेती हैं पूंजीपतियों से। पूंजीपति देश में गिने चुने हैं, पैसा वही देंगे। तो ये जो पूरा आंदोलन है ये एक नई किस्म की राजनीति की भी शुरुआत कर रहा है, जिसमें अब लोगों को तय ये करना है कि आप इन्हीं पार्टियों को जाके वोट देने वाले हैं जो पूंजीपतियों के पैसे से चलते हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की सीमा है 70 लाख। 70 लाख है ना कि 40 लाख है? 40 लाख है, 40 लाख है संसद वाले की 70 लाख, और पैसा खर्च करते हैं करोड़ों। तो कहां से आ जाता है? ठीक, ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। और हमारे कैंडिडेट के लिए हम 1 लाख रुपया भी नहीं जुटा पाते। हमारे लिए तो 40 लाख की सीमा पता नहीं कहां है ना। तो हम तो मुश्किल से कभी किसी को 20,000 10,000 नामांकन राशि दे दे तो बड़ी बात है, कहीं ज्यादा से ज्यादा कहीं दिया होगा तो 1 लाख तक जुटाया होगा, उससे ज्यादा तो हम लोग दे ही नहीं पाते। तो ये भी जनता को तय करना है कि आप उन्हीं पार्टियों को वोट देंगे जो पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ती हैं और उनके लिए कानून बनाती हैं, या आप ऐसी पार्टियों को लाएंगे जो जनता के बीच में रह के संघर्ष करती है जनता के मुद्दों पे। ठीक है, तो ये कुछ बातें मुझे रखनी थी। और मैं एक बात और थी अभी ध्यान से उतर रही, चलिए आएगी तो मैं कह दूंगा। बाकी एक जो आगे का कार्यक्रम तय होने वाला है, और केएम भाई को भी मैंने इसलिए बुलाया था कि जिलों जिलों में अब एक यात्रा निकालने का कार्यक्रम बन रहा है अभी करीब महीने 2 महीने के अंदर ही, जिसमें कि हर एक जिले में जाके इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। तो उस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा ये है कि आप कृपा करके जो मेरा लंगर वाला प्रस्ताव है उस पर आप जरूर विचार करें, और यहाँ के साथियों में अगर थोड़ी भी क्षमता हो, एक बार आप शुरू करा दीजिए। एक बार जब शुरू हो जाएगा तो हमें लगता है कि अपने आप संसाधन जुट जाएंगे, है ना। तो मतलब आप अपने से तय कीजिए कहाँ करना है।
लेकिन उसको शुरू कर दीजिए और वहां एक बैनर जरूर लगा दीजिएगा कि किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में लंगर। ठीक, तो इससे एक तो किसान आंदोलन के समर्थन में लोग उसके साथ जुड़ेंगे, और दूसरा ये है कि जैसा मैंने कहा कि जो अपने यहाँ जाति व्यवस्था है, देखिए सिख धर्म में ये जो शुरू किया गुरु नानक ने, इसमें दो सोच थी उनकी, जिसमें एक में तो वो पूरी तरह सफल रहे। एक तो सोच ये थी कि जाति व्यवस्था टूटे हिंदू धर्म की। आज भी मुझे मालूम है कि गांव में 2 जातियों के लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे। ठीक, मेरे आश्रम में हरदोई में, जहाँ के मुन्ना लाल जी रहने वाले हैं भरावन में, अगर कोई पंडित जी आ जाए और उनसे कहो कि खाना खा लो, तो कहेंगे नहीं, बस अभी खा के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक दलित महिला खाना बनाती है। हाँ, यह कहेंगे नहीं आज पेट खराब है। तो और सबको मालूम है कि ये क्यों कह रहा है, क्योंकि इसको जो है खाना नहीं खाना है दलित औरत के हाथ का। ठीक है, तो ये एक तो बीमारी जो हिंदू धर्म की है, और दूसरा कुपोषण मैंने बताया। तो कुपोषण की समस्या का तो हल गुरु नानक ने कर दिया। आपको कोई सरदार भिखारी नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिले। आप बताओ, कभी देखा है पगड़ी बांधे किसी को भीख मांगते देखा है तुमने कहीं पे? ठीक, कुपोषण की समस्या को गुरु नानक ने हल कर दिया। जाति व्यवस्था नहीं तोड़ पाए क्योंकि दलित सरदारों के गुरुद्वारे अभी भी अलग। ठीक, लेकिन लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप गुरुद्वारे में जाएंगे, आप दलित होंगे, आपसे आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। भेदभाव, आप अगर सवर्णों के गुरुद्वारे में भी जाएंगे, आपको खाना उसी सम्मान के साथ खिलाया जाएगा, वहां कोई रोक नहीं है, आपसे कोई आपकी जाति धर्म नहीं पूछेगा। ठीक है, और साथ में बैठ के खाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी खा रहा है और उसके बगल में कोई गरीब आदमी जाके बैठ जाए तो अमीर आदमी उठ के वहां से वहां चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो प्रेम से खिलाएंगे, और वहां जो बैठा होगा वो भी इसका कोई उसके पे फर्क नहीं पड़ेगा कि बगल में अमीर बैठा है कि गरीब बैठा है। और बर्तन जो है वो खुद कार सेवा करते हैं। इस देश के राष्ट्रपति ने जाके वहां पे जूते साफ किए हैं स्वर्ण मंदिर में, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है ना, तो ये जो सेवा की भावना है सिख धर्म में, इससे बाकी धर्मों के लोगों को सीख लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस तरह का एक कार्यक्रम उन्नाव के क्षेत्र में शुरू कर पाएंगे तो एक किसान आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। शुक्रिया संदीप जी। संदीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक चीज मुझे भी समझ में आ रहा था कि हर जिले में इंटेलिजेंस के ऑफिस है, और हम लोगों को लगता है कि ज्ञापन उन लोगों को भी देना चाहिए कि आपने जो आप क्या भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, गायों की क्या हालत है, हमारा किसानों को जिस तरह से खाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस वाले और सब काम करते हैं, उनका घिराव हो। हाँ, ये भी आरटीआई का भी सवाल है। तो एक बार नारा लगा लेते हैं, बहुत देर से नारा नहीं लगा है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? अडानी अंबानी से यारी है, किसानों से गद्दारी है। अडानी अंबानी से यारी है, अडानी अंबानी से यारी है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। साथियों, पूरी सभा, सभी साथियों ने अपनी बात रखी, हमारे तमाम मेहमानों ने अपनी बात रखी। अब अध्यक्षीय संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आप गीत सुनाएंगे और वहीं से सभा समाप्ति होगी अनिल जी के उस गीत के माध्यम से। चूंकि सभा बहुत लंबी हो गई है और तमाम साथी लोग सुबह 10 बजे से आए हैं, तो मैं शोएब साहब को आमंत्रित करता हूँ, आए अपनी बात रखें। साथियों, लगभग सारी बातें आ गई हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर किसी को कोई शंका हो कहीं से, किसी बात पर, किसी कानून पर, किसी भी बात पर, तो अपना सवाल रख सकते हैं। है किसी को कोई शंका? एक नाम आप लोगों ने सुना है कभी? इसी जिले के थे, वो कानपुर में रहते थे, पत्रकार थे,
गणेश शंकर विद्यार्थी इसी जिले के थे। हिंदू मुसलमानों का दंगा हो रहा था कानपुर में, उस दंगे को रुकवाने में मारे गए। तो ये जिला गणेश शंकर विद्यार्थी का जिला है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे और मारे गए। एक नाम और है, यहां से थोड़ी दूर पर मोहान एक कस्बा है ना, मोहान में एक मौलाना हसरत मोहानी हुए हैं। अंग्रेजों से लड़ते रहे, पूरी जिंदगी लड़े और जेल कितनी बार गए। और उन्होंने खुद लिखा है कि चक्की की मशक्कत करते रहे वो। लेकिन जिन अंग्रेजों ने अपने देश पर कब्जा कर रखा था, उनको भगाने में कामयाब रहे। तो ये धरती ऐसे लोगों की, ऐसे महान पुरुषों की धरती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी तो उन्हीं का है। इनकलाब जिंदाबाद जो नारा हम लोग लगाते हैं, वो हसरत मोहानी ने दिया है इस देश को, बल्कि दुनिया को। फिर उनके नाम पर एक बार लगा ही दीजिए नारा तो अच्छा होगा। इनकलाब इनकलाब। अब सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। एक बात और कहूंगा, जो कहने से रह गई है, उस पर किसी ने नहीं कहा कुछ। इस देश की पानी, जंगल और जमीन पर कब्जा बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया है। जंगल में आदिवासी रहते थे, आदिवासियों को निकाल करके वहां से इन्हीं पूंजीपतियों के लिए खाली करा दिया गया और पूंजीपतियों को दे दिया गया। वहां से खनिज संपदा इन लोगों ने निकाली और सारी खनिज संपदा निकाल करके अपने पास रख दिया। और जिन लोगों को जंगल से निकाला, जंगल जिनका घर था, उनको क्या कह दिया? ये माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं। दिनकर जी तो उस लड़ाई को लड़ते हैं, इनसे भी रह गया, छूट गया कहना, बताना। तो जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है इस देश में, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, अपने हक की, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उसे खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। तो इस तरह के इल्जाम, आरोप हम पर और आप पर लगते रहेंगे जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक। अब देश में खनिज संपदा कहीं बाकी नहीं बची, सब लूट लिया है इन पूंजीपतियों ने। कहां बची थी? कश्मीर की। हम समझते हैं कि कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए कश्मीर को अपने मिलाया गया और ये कहा गया कि कोई भी संपदा वहां खरीद सकता अपने देश का आदमी। हम और आप जो यहां पर एक छोटी सी मड़ैया रखने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वो कश्मीर में जाएंगे खरीदने। कश्मीर
को अपने यहाँ अपने में मिला करके वहाँ की संपदा खरीदने के लिए आज़ादी दी गई है, ताकि अंबानी और अडानी के जैसे लोग यहाँ की खनिज संपदा लूट चुके हैं, अब कश्मीर की खनिज संपदा लूटे। और इस देश में अभी पिछले साल और उससे पहले दिसंबर में महिलाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया, दिल्ली में और लखनऊ में और बहुत जगहों पर। उनको कहा गया ये मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कहा गया है उसको। ये असम में शुरू किया गया, और असम में जब ये शुरू किया गया है तो बहुत से लोगों ने, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बहुत से लोग अपनी नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाए। जाहिर है कि इस देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है, तो उसी अनुपात में हिंदू अपनी नागरिकता कम साबित कर पाए। आया गया CAA, नागरिकता संशोधन कानून। उसमें कहा गया है कि जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन, ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं अपने देश में, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जो हिंदू या मुसलमान या कोई भी ये नहीं साबित कर पाएगा कि वो इस देश का नागरिक है, वो कहाँ से साबित करेगा कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आया है? तो उसकी जगह कहाँ होगी? डिटेंशन सेंटर। और डिटेंशन सेंटर कुछ और नहीं है। बैल कहाँ बांधे जाते थे पहले? जानवर कहाँ बांधे जाते थे बताइए? मैं तो गोंडा का रहने वाला हूं, वहां घारी कहते हैं। घारी घर बना दिया जाता है और उसी में बांधा जाता है। खैर, जिस नाम से भी जाना जाता हो, जहां खिलाया जाता है वहां चरनी कहते हैं। तो खिलाया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, यानी चरनी पर जानवरों की तरह से आपको। और ये जो खेत देने की तैयारी है कंपनियों को, इंडस्ट्री दे ही दी गई, खेत भी देने की तैयारी है, तो सब कुछ उन्हीं का होगा। हम आप जानवरों की तरह से गुलाम बन करके उन्हीं डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे और इन कंपनी के मालिकों के यहाँ, चाहे वो कारखाने हों चाहे खेत हों, वहाँ पेगार करने के लिए भेजे जाएंगे। ये बहुत लंबी साजिश है जो इस देश में चल रही है। इस साजिश को हमें समझना पड़ेगा। और फिर एक जोगी हैं, जानते हैं आप लोग? जोगी हैं, जोगी। अब भोगी हो गए, है ना? भोगी ने एक कानून और बना दिया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। ये फोर्स जो है पुलिस की होगी, पुलिस के लोग इस फोर्स में रहेंगे, जैसे PSC होती है उसी तरह की। STF है, ATS है। और इस फोर्स से पुलिस वालों को कंपनियां किराए पर लेंगी। इस फोर्स को यह अधिकार है कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर ले। अगर कंपनियों से आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, तो ये कंपनियां वो फोर्स किराए पर लेंगी और आपको सीधे जेल पहुंचाएंगी। क्या ये मंजूर है आप लोगों को?
अगर मंजूर नहीं है तो मन बना लीजिए कि हमें ये कानून मजबूती के साथ सरकार लागू करे। उससे पहले इन कानूनों को खत्म कराने के लिए कमर कस करके मैदान में आ जाएं, सड़कों पर उतरें और सरकार को मजबूर कर दें कि ये कानून सारे वापस ले ले। इतनी सी बात हमें और कहना रह गई थी जो किसी ने नहीं कही थी। इसको समझिएगा और गुनिएगा, अपने लोगों को भी समझाइएगा और आइंदा किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए अपने साथ, अगर आज एक अकेले आए हैं तो अपने साथ एक और को लेकर के चलिए। एक एक दो नहीं होता, बल्कि एक एक 11 होता है। तो इस तरह से हमको एक एक 11 तैयार करना है और अपने आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ करके इस सरकार को हराना है और हमारे खिलाफ जितने भी कानून आए हैं सबको वापस कराना है। अब हम नारा लगाने के लिए कहेंगे, नारा लगाने के लिए कहेंगे। ये हमारे राजीव पहले नारा लगा लें फिर आप। शुक्रिया सर साहब। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? साथियों, ये एक किताब हमने छापी है हम लोगों ने, तो मैं कुछ कॉपी लाया हूँ, अगर किसी साथी को लेना होगा। ये इस तरह की 3 किताबें हैं, तो अनिल जी आप तो जरूर ले लीजिए। 10-10 रुपए की हैं, 30 रुपए की ले लीजिए। और राकेश जी आप भी ले लीजिए। इसमें कैसे किसान रास्ते से देश की तरक्की होगी ये भी इसमें लिखा है। तो अभी हम गाड़ी से देखेंगे। जी शुक्रिया दिनकर जी। साथियों, एक ये अनिल मिश्रा जी और आप सभी के सहयोग से यहाँ पर एक पंचायत यहाँ पर हुई। अब मैं चाहूंगा कि अनिल जी धन्यवाद प्रस्ताव भी दें अपनी कविता के साथ और सभा समाप्ति की घोषणा भी अनिल जी करेंगे। अनिल जी। अब हमें लगता है सब साथी इधर आ जाएं, नजदीक आ जाएं, कोई भागे नहीं। एक मैं चीज बोलना चाहता था, याद आ जी, आप लोग आगे आ जाएं। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि अपने साथ कहने को तो लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपना कोई उम्मीदवार नहीं रहता, तो अपने बीच में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट दे आते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बात यहाँ पे कही, कई साथियों ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे हो रहा है हरियाणा में। आपको मालूम है हरियाणा में कोई सभा नहीं हो पा रही है बीजेपी आरएसएस की। वो जा रहे हैं किसान को समझाने के लिए कि कानून तुम्हारे फायदे में। किसान कह रहे हमें मत समझाइए, हम समझ गए। ठीक है, आप ही नहीं समझे हैं, आप अडानी अंबानी के दबाव में। तो कल परसों की घटना है, मथुरा में भी जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद है उसको भी लोगों ने वहाँ मीटिंग नहीं करने दी, उसको भगा दिया। तो पूरे देश में लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है, ये आम जनता की विरोधी है। और जैसा राकेश जी ने कहा कि ये कहने को तो मन की बात करते हैं लेकिन असल में मनमानी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये मन तंत्र चला रहे हैं, ये लोक तंत्र नहीं है, मन तंत्र है इनका। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम अगर अभी इतना ना भी हो पाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने से रोका जाए गाँव में या उनका बहिष्कार किया जाए, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे जो हम लोगों का केंद्र चल रहा है यहाँ फतेहपुर 84 में, जहाँ मजदूर आते हैं अपना पंजीकरण कराने और तमाम तरह की कंप्यूटरों पे जो काम होते हैं वो कराने के लिए आते हैं, कम से कम वहाँ पे एक बोर्ड लगाइए। ये तो आप निर्देश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भाजपा का ही काम हुआ नहीं, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगना चाहिए कि यहाँ नहीं, या तो फिर वहाँ से वो केंद्र हटा लिया, वहाँ पे एक बोर्ड लगे कि
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसी भी व्यक्ति का यहाँ स्वागत नहीं। बस ये लिखना जरूरी। ठीक है, ये बोर्ड वहां पे लग जाना चाहिए। कहाँ धनपत कहाँ पे? ठीक है, ये सुझाव मेरी तरफ से दे दीजिए। ये हम देंगे भैया, आप दे देते। अभी इनकलाब की बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा। हसरत मोहानी जी हमारे जिले के रहने वाले थे और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 4 महान विभूतियां जिले की मानी गई। हसरत मोहानी, राजा रामराव बख्श सिंह, बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई थी। अभी जहां पर सोना लोग कह रहे थे निकला था, वो राजा रामराव बख्श सिंह का ही डौंडिया खेड़ा, वहीं के राजा थे वो। और बरगद के पेड़ में बांधकर उनको अंग्रेजों ने जब बगावत की तो फांसी दे दी गई थी। एक माननीय विशंबर दयाल त्रिपाठी रहे। हाँ, विशंबर दयाल त्रिपाठी भी ऐसे व्यक्ति थे कि जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उनका एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन उनकी बेटी से अब की बार हमने कहा था। 700 परिवार हैं इस जिले के। बरतानिया गवर्नमेंट ने हमारे भी घर को खुदने का ऑर्डर किया था। मैं उस सारे इतिहास को जानता हूं। तो उनसे हमने कहा, उनकी बेटी हम हमारे संबंध में थी। माननीय संदीप जी को भी एक बार ले गए थे हम, और अंत में हुआ ये कि वो हमें लेफ्टिस्ट कह रहे थे। लेफ्ट क्या चीज होती है मैं तो जानता नहीं, ये उनका बयान था। और उन्होंने, मतलब वामपंथी, हाँ जो भी हो, मैंने उनसे कहा कि मैं मीटिंग कर रहा हूं और आप आइए, लेकिन उन्होंने यही बात कह करके मना कर दिया और कहा कि आप अपनी मीटिंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं हूं। तो ये सब परिस्थितियां हैं इस जिले में भी, और सबकी अलग अलग सोच है। लेकिन इनकलाब पर हम एक बात कहना चाहते हैं, और 3 बार बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। अपनी अपनी किस्मत पर अब रोने का ही है वक्त नहीं, जागो ए मजदूर किसानों, सोने का है वक्त नहीं। देश को है इस वक्त जरूरत मेहनत कश इंसान की, और किसान फौज से ही बदलेंगे किस्मत हिंदुस्तान। ये तय हुआ है। और फिरका परस्ती जो करता है उससे हमारा मेल नहीं, चाहे जो हो। ये दिमाग में बैठा लो कि फिरका परस्ती जो करता है उससे हमारा मेल नहीं, और आने वाले तूफानों में टकराना कोई खेल नहीं। देश को है इस वक्त जरूरत मेहनत कश इंसान की, और किसान फौज से ही बदलेंगे किस्मत हिंदुस्तान की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। अब वो गीत जो सबने कहा है, और मैं जब सब जगह कहता हूं किसानों की जो हालत है, और उस गीत से ही अपनी बात समाप्त करूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो गीत ये है कि किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। हालात तो आप देख रहे होंगे, छोटी छोटी दुकान लोग लगाए हैं, लूटने का सिस्टम है। किसानों में भी यही हालत है। हम कहते हैं मंच पर आओ, एक मोर्चा बनाओ, लेकिन मोर्चा नहीं। ये एलआईयू भी उसी की पैरवी कर रहा था जो लूटने वाले लोग थे। मुझसे तो रात में लंबी बात हुई है, कहने लगे वो फलाने रहने वाले, जात का सवाल है उनके दिमाग में। मैं 12 बजे तक मुझे सोने नहीं दिया, मगर मैंने कह दिया था मैं मीटिंग करूंगा। उन्होंने कहा कि वहां तो तुम्हारी अनुमति कैंसिल कर दी गई है। मैंने कहा हमारे दिल में तो कैंसिल नहीं है, मैं करूंगा। ये जवाब था उनका। सुबह भी उन्होंने हमसे पूछा, यही इसी ने फोन किया, क्या कर रहे हैं? हमने कहा जा रहे हैं मीटिंग करने, ये कहा था। ये आए, इनके पैर हिल गए। 1 मिनट। वैसे तो हमारे मित्र थे राजेंद्र मिश्रा जी, जो पेशे से वकील है, उनका भी एक सिस्टम है। आज वो डर गए थे इसी स्थिति को देख करके, और हम लोग आए। मैं तो बहुत हंसा उनसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो दलाली सिस्टम में शामिल है, और जो दलाली सिस्टम में शामिल है वो कभी तुम्हें आजादी नहीं दे सकता, वो तुम्हें गुलाम बनाएगा, ध्यान रखना। हाँ, मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं भाषण देता ही नहीं। मैं सच बात कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं।
और आप लोग कह दे तो मैं बंद कर दूं, ये बात न कहूं। अच्छा, आपकी कविता का इंतजार कर। जी 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 जी। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, और तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। दिन रात मेहनत से जीना चुरा कर, तपत में बर्फ में तन को खपाकर, न कभी पहन कर देखा न कभी खाकर, निष्ठुर समाज की आंख तेरे बंद है, और जुल्म सहते जाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। न बच्चों की शिक्षा, हालत क्या है, देखिए परिवार की क्या हालत है किसान के। सरकार अंधी है, नहीं देख रही है। न बच्चों की शिक्षा, न घर है, न वस्त्र है। लोग रो रहे हैं कि कॉलोनी मिल जाए किसी तरीके से, घर नहीं है, झोपड़ी है। न बच्चों की शिक्षा, न घर है, न वस्त्र है, अक्सर बिना चिकित्सा मरता यहाँ पिसर है, दवा भी नहीं। अक्सर बिना चिकित्सा मरता यहाँ पिसर है, हर तरफ जिंदगी में कहर ही कहर है, रोने पे ही शिशु को माताएं दूध देती, ये चुप्पी लगाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। आफत सारी किसान को है, कर्मचारी को नहीं है, किसान को है। खुशकी का बाढ़ का तुम पे अकाल पड़ता, ये समस्या है। क्यों भैया शुक्ला जी, है ना ऐसी। खुशकी का बाढ़ का तुम पे अकाल पड़ता, तमाम लोग कटी क्षेत्र के हैं, सुखदेवी जी आई हैं, ये भी कटी, क्या बाढ़ में हालत होती है। खुशकी का बाढ़ का तुम पे अकाल पड़ता, बीमारी कीट ओला अंधड़ बवाल पड़ता, खड़े ही कहीं दौड़े हैं कहीं बेढंगा ढाल पड़ता, ये जिंदगी है गांव की। खड़े हैं कहीं दौड़े हैं कहीं बेढंगा ढाल पड़ता, और कीचड़ कहीं है दलदल दरिया विकराल पड़ता। और ऐसी स्थिति में अपने हुए हैं दुश्मन मुश्किल ये हो गई है, ये स्थिति है। अपने हुए हैं दुश्मन मुश्किल ये हो गई है, खेतों का बाढ़ खाना ही तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। भाई साहब आप नजदीक आ जाइए, मुझे लगता है आप बहुत, आपको अच्छा लग रहा है। वो भाई साहब जो टोपी लगाए हैं, अरे आप भी किसान के बेटे हो, अच्छा है। तेरे वोट पाकर संसद व असेंबली में जाकर, जो विधानसभा में बैठते हैं, वोट कौन देता है, किसान देता है। तेरे वोट पाकर संसद व असेंबली में जाकर मिटाएंगे गरीबी ये जीत बहकाकर, और छप्पर को भूले हैं बंगलों में जाकर, पड़े ऐस में है रहे हैं मजा कर, और रहबर बता करके जा बैठे रहजन, डकैत हैं वो। रहबर बता करके, बताया कहा था, जब वो जाने लगे और मिलने आए तो कहा हम मदद करेंगे जनता की। रहबर बता करके जा बैठे रहजन, ये खादी का बाना, ये जो खादी पहनते हैं ना, मैं भैया को नहीं कह रहा हूं, वो जो संसद में बैठे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये खादी का बाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। तो इस पर कहा गया कि सुमंत्र बढ़ो आगे, औरों को बढ़ाओ, भूखे रहो नंगे रहो, बच्चों को पढ़ाओ, और ये बटना बटाना तुम्हें लूटता है। अगर अलग अलग रहे तो तुम लूटे जाओगे, ये बटना बटाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है, तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। प्रिय शासकों, यानी अब उनसे सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सत्ता संभाले हैं, चाहे गांव की हो और चाहे दिल्ली की हो, उनसे कहना है, प्रिय शासकों जरा छाती पे हाथ रख के देखो, और इन तपस्वियों की सी तपस्या जरा करके देखो। माघ पूस के कड़े शीत में ठंडी होती है जब गन्ना पेरा जाता है, माघ पूस के कड़े शीत में चरखी में गन्ना लगा करके देखो, और मई जून की कड़ी धूप में फावड़ा कभी खुद उठा करके देखो। जलते दिनों पर खड़े ही खड़े शुष्क रोटियां बिना पानी कभी इनके साथ खा करके देखो। दो न्याय दो इनको तुरंत, वरना आती है क्रांतियां, शोषितों के सब्र का बांध जब टूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है,
तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ भी रखना तुम्हें मिलता है। धन्यवाद साथियों, बधाई।